दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अंदर आज हम थॉमसन की परवलय विधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो थॉमसन की परवलय विधि या धन किरण विश्लेषण, पॉजिटिव रे एनालिसिस, यह विधि आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो यदि हमें आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम थॉमसन की परवलय विधि का प्रयोग करते हैं। यहां पर हमने इसकी प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई है। टी एक निर्वहन नली है। इस नली में गैस का दाब 0.01 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर रखा जाता है। तो इस नली में हम गैस का दाब 0.01 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर रखते हैं। ई केशिका नली है, तो यह एक केशिका नली है। सी कैथोड है, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो यहां पर हमने कैथोड सी दर्शाया है तथा इस कैथोड में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। डब्ल्यू पानी का जैकेट है, जिसे कैथोड को ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो यह एक पानी का जैकेट है जो कैथोड को ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां से पानी इस जैकेट में प्रवेश करता है तथा वह इस कैथोड की ऊष्मा को ले लेता है तथा गर्म पानी यहां से पुनः बाहर निकलता है। ए तथा बी धातु की दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो ए तथा बी धातु की प्लेटें हैं जिनके मध्य हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। तो प्लेट ए को धनावेश जबकि प्लेट बी को ऋणावेश प्रदान किया जाता है। एन तथा एफ शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। तो यह उत्तरी ध्रुव तथा यह दक्षिणी ध्रुव है। कि अत्यधिक निर्वातित कैमरा होता है। तो ये के एक अत्यधिक निर्वातित कैमरा है तथा पी फोटोग्राफिक प्लेट है। यह एक फोटोग्राफिक प्लेट है तथा आर तरल वायु जाल है। इसका उपयोग के में दाब का मान अत्यंत कम रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह आर तरल वायु जाल है जिसका उपयोग हम के में दाब का मान अत्यंत कम रखने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो यह हमारी प्रायोगिक व्यवस्था थी। गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गैस की एक स्थिर वाष्प को ई से गुजरने दिया जाता है तथा नली में से प्रवाहित होने के पश्चात इसे एम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस नली में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए हम केशिका नली ई द्वारा एक स्थिर वाष्प को नली में प्रवेश कराते हैं तथा यह वाष्प पुनः एम द्वारा बाहर निकल जाती है। टी में उत्पन्न धनायन कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। तो इस निर्वहन नली टी में उत्पन्न धनायन कैथोड सी की ओर प्रवाहित होते हैं। वे आयन जो सी पर अक्षीय रूप से पहुंचते हैं, इसके सूक्ष्म छिद्र द्वारा संकीर्ण पुंज के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो जो आयन कैथोड सी पर अक्षीय रूप से पहुंचते हैं, वे इस कैथोड के सूक्ष्म छिद्र द्वारा आगे निकल जाते हैं। तो यहां पर ये जो डॉटेड लाइन है, ये वास्तव में आयन के पथ को दर्शाती है। कैथोड को पार करने के पश्चात
आयनों का समांतर पुंज विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो ये हमारी प्लेट थी, प्लेट ए तथा बी के मध्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो ये आयन इस कैथोड को पार करके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी विद्यमान है। तो आयन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा आयनों की गति की दिशा के लंबवत होती है, क्योंकि हमने कहा है प्लेट ए धनावेशित जबकि प्लेट बी ऋणावेशित है। तो विद्युत क्षेत्र प्लेट ए से बी की ओर होता है तथा आयन इस दिशा में गति करते हैं। तो आयनों की गति की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। इसके पश्चात आयन पुंज के में प्रवेश करता है तथा अंत में पी में। तो जैसे ही आयन विद्युत क्षेत्र में से आगे बढ़ जाते हैं, ये अत्यंत निर्वातित कैमरे में प्रवेश करते हैं तथा अंत में वे फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होते हैं। जब फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज किया जाता है या उजागर किया जाता है तो हमें परवलयों की एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो जैसे आप इस फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज करोगे तो हमको परवलय की एक श्रेणी प्राप्त होगी या पैराबोला की एक सीरीज प्राप्त होगी। थ्योरी, ये हमारा डायग्राम था। माना m धनायनों का द्रव्यमान है, q आवेश तथा v इसका वेग है। यदि कोई भी क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तो ये आयन बिंदु B पर जाकर टकराते हैं। तो इस नली में जो आयन उत्पन्न हुए थे वो कैथोड में से पार करके यदि यहां पर कोई भी क्षेत्र आरोपित नहीं हो तो वे बिना किसी क्षेत्र के आगे बढ़ जाएंगे तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर बिंदु पर टकराएंगे तथा यह बिंदु O अविक्षेप बिंदु है, क्योंकि यहां पर आयन विक्षेपित नहीं हुए हैं तो वे जाकर बिंदु O पर टकराते हैं। इस बिंदु O को हमने अविक्षेप बिंदु कहा है। E का कार्य या विद्युत क्षेत्र का कार्य, माना L धनायनों के पथ की वह लंबाई है जहां तक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, अर्थात वास्तव में ये प्लेट A तथा B की लंबाई है। तो L धनायनों के पथ की वह लंबाई है जहां तक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र E के कारण कण पर बल F इक्वल टू QE, क्योंकि यहां पर बल विद्युत क्षेत्र के कारण है इसलिए इसको हमने FE लिखा है। तो विद्युत क्षेत्र E के कारण कण पर बल FE इक्वल टू QE। यहां Q आवेशित कण का आवेश है जबकि E लगाया गया विद्युत क्षेत्र है। अतः कण पर त्वरण, क्योंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू ma तथा यहां पर F इक्वल टू QE है, सो ma इक्वल टू QE, इसलिए कण पर त्वरण A इक्वल टू QE अपॉन m होगा। विद्युत क्षेत्र E को पार करने में कण द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी अपॉन वेग। यहां पर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण ने L दूरी तय की है तथा कण का वेग v है, तो विद्युत क्षेत्र E को पार करने में कण द्वारा लिया गया समय t इक्वल टू L अपॉन v। कण का विस्थापन, गति के द्वितीय समीकरण से F इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a त्वरण है, u प्रारंभिक वेग तथा t समय है। तो t समय में कण का विस्थापन F इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, परंतु कण का प्रारंभिक वेग 0 है तथा त्वरण a इक्वल टू QE अपॉन m।
तो हम इस फॉर्मूले में u की जगह 0 तथा a की जगह QE/m रख देते हैं। सो S इक्वल टू 0 प्लस हाफ, a आ जाएगा QE/m तथा t इक्वल टू L/v है। सो ये हो जाएगा L/v का होल स्क्वायर। तो कण का विस्थापन S इक्वल टू हाफ QE/m इंटू L/v होल स्क्वायर होगा। विद्युत क्षेत्र E को पार करने के पश्चात आयन एक सीधी रेखा में गति करते हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु पर टकराते हैं। So x is directly proportional to S। तो यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था। आवेशित कण इसके अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे इसको पार करेगा ये एक सीधी रेखा में गति करेगा, परंतु विद्युत क्षेत्र के अंदर इसका विस्थापन S इक्वल टू हाफ QE/m L/v होल स्क्वायर है। तो यदि यहां इलेक्ट्रॉन है अर्थात ऋणावेशित कण है, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात इस दिशा में विक्षेपित होगा, और यदि यह धनावेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगा अर्थात इस दिशा में विक्षेपित होगा। और जैसे विद्युत क्षेत्र को पार करेगा ये एक सीधी रेखा में गति करेगा तथा पर्दे पर बिंदु O से x दूरी पर जाकर टकराएगा। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। तो x का मान S के समानुपाती होता है। अब S इक्वल टू हाफ QE/m इंटू L/v होल स्क्वायर है, अर्थात x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QE/L² अपॉन 2mv²। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QE/L² अपॉन 2mv²। तो s का मान QE/L² अपॉन 2mv² के समानुपाती होगा। माना L² अपॉन 2 इक्वल टू K1। सो जैसे ही हम यहां पर L² अपॉन 2 को K1 लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QE/L² अपॉन 2mv² था, ये हो जाएगा इज इक्वल टू K1 QE अपॉन mv²। तो हमने इस K1 के अंदर यहां से जो हमें समानुपाती चिन्ह मिलता उसे भी हमने साथ में मिला लिया है। सो x इक्वल टू K1 QE अपॉन mv²। B का कार्य अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का कार्य। माना चुंबकीय क्षेत्र B विद्युत क्षेत्र E की दिशा में तथा समान लंबाई L तक आरोपित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र E की दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित करते हैं तथा यह समान लंबाई L तक आरोपित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र B के कारण धनायन विक्षेपित होंगे, परंतु इनके विक्षेप की दिशा विद्युत क्षेत्र E द्वारा विक्षेपित हुए आयनों के लंबवत होगी। तो धनायन चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा भी विक्षेपित होंगे और वो विद्युत क्षेत्र E द्वारा भी विक्षेपित हुए थे, परंतु चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा धनायन के विक्षेपित होने की दिशा विद्युत क्षेत्र E द्वारा धनायन के विक्षेपित होने की दिशा के लंबवत होगी। माना चुंबकीय क्षेत्र B के कारण धनायन प्लेट पर बिंदु O से y दूरी पर टकराते हैं तथा OY OX के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र B के कारण आयनों पर बल Fm इक्वल टू QVB, क्योंकि Fm इक्वल टू QV क्रॉस B होगा, परंतु V तथा B एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए यह आ जाएगा VB साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। सो Fm इक्वल टू QVB। यहां m एक सबस्क्रिप्ट है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को दर्शाती है। तो B के कारण आयनों पर बल Fm इक्वल टू QVB। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण पर लगने वाला त्वरण a' हो तो a' इक्वल टू Fm अपॉन m। यहां m कण का द्रव्यमान है
जबकि एफ एम चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयनों पर लगने वाला बल है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आयन द्वारा ग्रहण किया गया त्वरण A डैश इक्वल टू क्यू वी बी अपॉन एम। तो हमने इस एफ एम की वैल्यू यहां पर रख दी है। सो A डैश इक्वल टू क्यू वी बी अपॉन एम। विस्थापन। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण यदि हम आयन का विस्थापन निकालें तो S डैश इक्वल टू हाफ A डैश टी स्क्वायर। यहां T चुंबकीय क्षेत्र को पार करने में आयन द्वारा लिया गया समय है तथा T का मान L अपॉन V है। सो S डैश इक्वल टू हाफ क्यू वी बी इंटू एल अपॉन वी होल स्क्वायर। तो हमने A डैश की जगह क्यू वी बी अपॉन एम यहां पर रख दिया है तथा T की जगह L अपॉन V रखा। सो S डैश इक्वल टू हाफ क्यू वी बी अपॉन एम इंटू एल अपॉन वी होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम वी स्क्वायर। अब एक v से v कैंसिल हो जाएगा। सो एस डैश इक्वल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2mv। तो यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन का विस्थापन है। अब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s डैश, तो y का मान s डैश के समानुपाती होगा तथा s डैश इक्वल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2mv है। तो अगर हम s डैश की ये वैल्यू यहां पर रखें सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम वी। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2mv। माना एल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू k2 तथा साथ ही हम यहां से जो समानुपाती नियतांक आएगा उसे भी हम k2 के साथ में इंक्लूड कर देते हैं। सो y इक्वल टू k2 क्यू बी अपॉन एम वी। तो एल स्क्वायर अपॉन 2 और यहां से जो समानुपाती नियतांक आता उन सभी को मिलाकर हमने k2 लिखा है। सो y इक्वल टू k2 क्यू बी अपॉन एम वी। अब E तथा B का संयुक्त कार्य अर्थात विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का संयुक्त कार्य, इसके लिए हम x तथा y से v का विलोपन करते हैं। तो x विद्युत क्षेत्र के कारण आयन का विस्थापन था जबकि y चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन का विस्थापन था। सो x इक्वल टू k1 क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर है जबकि y इक्वल टू k2 क्यू बी अपॉन एम वी है। तो यदि हम इससे और इससे v का विलोपन करना चाहते हैं तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं जिससे यहां पर v स्क्वायर आ जाएगा। सो y स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, k2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर एंड x हमारा ये है तो y स्क्वायर में आप x का भाग दे रहे हो। सो ये क्या है, k1 क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक m से m कैंसिल कर देते हैं, q से q कैंसिल हो जाएगा। सो k2 स्क्वायर अपॉन k1 क्यू बी स्क्वायर अपॉन एम ई। सो यहां पर हम q से एक q कैंसिल करेंगे, m से एक m कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू k2 स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन k1 ई इंटू क्यू बाई एम। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का मान हमें यह प्राप्त होगा। यदि e तथा b को एक नियत मान पर रखें तथा यदि q अपॉन m नियत हो तो e तथा b को हमने एक नियत मान पर रखा है, साथ ही q अपॉन m का मान भी नियत है, इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू k2 स्क्वायर अपॉन k1 का मान नियत होगा क्योंकि ये भी नियत, b अपॉन e भी नियत, k2 एंड k1 भी नियत, इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का मान नियत होगा। अतः
वाई स्क्वायर का मान x के समानुपाती होगा, जो कि परवलय की समीकरण है, क्योंकि परवलय की समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है, अर्थात वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अतः वाई स्क्वायर का मान x के समानुपाती है, तो यह एक परवलय की समीकरण प्राप्त होती है। अब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू k2 स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन k1 e इंटू क्यू बाई एम है। चूंकि यह समीकरण v से मुक्त है, इसलिए समान q अपॉन m परंतु भिन्न वेग वाले कण एक ही परवलय पर अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, तो यहां पर हमको v नहीं मिल रहा है। अतः समान q अपॉन m वाले तथा भिन्न भिन्न वेग वाले कण एक ही परवलय पर अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं। अब y इक्वल टू k2 QB अपॉन MB था एवं x इक्वल टू k1 QE अपॉन MB स्क्वायर है। यदि हम y अपॉन x निकालें तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, k2 QB अपॉन MB डिवाइडेड बाय k1 QE अपॉन MV स्क्वायर। सो q से q कैंसिल, m से m कैंसिल और एक v से v कैंसिल हो जाएगा। सो y अपॉन x इक्वल टू k2 अपॉन k1 b अपॉन e इंटू v। तो y बाई x का मान हमें यह प्राप्त होगा। स्पष्ट है कि y अपॉन x v के समानुपाती है, अतः किसी भी कण की स्थिति वेग v पर निर्भर करेगी। संपूर्ण परवलय वेग विक्षेपण या वेग स्पेक्ट्रम है। तो हमने अभी कहा था कि हमें एक परवलय प्राप्त होगा तथा इस परवलय के अलग अलग बिंदुओं पर हमें समान q अपॉन m वाले कण प्राप्त होंगे। तो संपूर्ण परवलय वेग विक्षेपण या वेग स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि कण की स्थिति वेग पर निर्भर करती है। अब y स्क्वायर अपॉन x का मान ये है। चूंकि यह समीकरण q अपॉन m पर निर्भर करती है, तो यह समीकरण q अपॉन m पर निर्भर करती है, इसलिए भिन्न भिन्न q अपॉन m वाले आयन भिन्न भिन्न परवलय पर स्थित होंगे। तो यदि हम q अपॉन m के अलग अलग मान वाले आयन लें तो वो अलग अलग परवलय पर स्थित होंगे। तो यहां पर हम आज का हमारा ये अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने थॉमसन की परवलय विधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सो गुड बाय।